इमरान खान को हुकूमत से तो निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने निकालने वालों की जिंदगी को अज़ाब बना रखा है। वो पिछले 1 साल से उन सब के आसाब पर एक हथौड़ा बनकर बरस रहे हैं जिन्होंने मिलजुल कर उन्हें वजारत उज़्मा से फारिग किया। याद कीजिए, 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में एक जलसे से खिताब किया और अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को एक अमरीकी साजिश करार दिया। उस जलसे में खान साहब ने एक ख़त लहरा कर कहा कि उन्हें हुकूमत से निकालने का हुक्म अमेरिका से आया है। 1 साल के बाद उसी इमरान खान ने 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान के साए तले एक जलसे से खिताब किया तो अमरीकी साजिश का जिक्र गायब हो चुका था, बल्कि एक अमरीकी लॉबिंग फर्म अमरीकी सेनेटर से खान साहब के हक में बयानात जारी करवा रही है। आप इमरान खान की सियासत में से 101 यू टर्न तलाश करके उन्हें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इब्नुल वक्त करार दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मुखालफिन का सिर्फ एक यू टर्न उनकी सियासत के लिए डेथ वारंट बन चुका है। इमरान खान के मुखालफिन आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के अलमबरदार थे, लेकिन वो आइन और जमहूरियत दोनों से भाग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो एक तारीख का ऐलान किया और फिर पंजाब में इंतखाबात को अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। इस नाचीज़ ने 2 मार्च 2023 को मामला मज़ीद उलझ गया के उन्वान से अपने कॉलम में वाज़े तौर पर लिख दिया था कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की बजाय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। वही होगा जो 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ, पहले नाअहली फिर इंतखाबात। अक्टूबर 2023 तक इमरान खान नाअहल हो गए तो इंतखाबात भी हो जाएंगे, बस सूरत दीगर अक्टूबर में भी इंतखाबात मुश्किल हैं। इमरान खान की तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ सुप्रीम कोर्ट है। उन्हें यकीन है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया वो इन्हें नाअहली से भी बचाएगा और हुकूमत को 90 दिन में इंतखाबात कराने पर भी मजबूर कर देगा। कोई माने या ना माने, लेकिन इस तासुर को झुटलाया नहीं जा सकता कि कुछ जज साहिबान हर कीमत पर इमरान खान को हुकूमत में वापस लाना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका जा सके। इन जज साहिबान की लड़ाई आइन की बालादस्ती के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़ाती लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, वरना आइन की खिलाफ वर्जी तो बलूचिस्तान में रोज़ाना होती है। जबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद की माएँ, बहनें और बेटियाँ साल हा साल से सड़कों पर फरियादें करती नजर आती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस मामले पर वो फुर्ती नहीं दिखाता जो पंजाब में जारी इख्तिदार की जंग पर दिखाता है। बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान समेत बड़ी तादाद में सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं, लेकिन उन्हें अदालतों से जमानतें नहीं मिलती। इमरान खान और उनके साथियों को इस्लामाबाद और लाहौर से आसानी के साथ जमानतें मिल जाती हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों में जो रिलीफ तहरीक इंसाफ वालों को मिल रहा है वो रिलीफ बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथियों को भी मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती? क्या ये कहना गलत होगा कि इमरान खान रियासती इदारों को तकसीम करने में कामयाब हो चुके हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम और अदलिया तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। सवाल ये है कि इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने में कामयाब हो भी जाए तो क्या इंतखाबात से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? मेरी ज़ाती राय में हमें आइन से इनहराफ नहीं करना चाहिए। आइन से इनहराफ करने वालों का अंजाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा होता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा और जस्टिस साकिब निसार मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाए। फौज और अदलिया इमरान खान के पीछे खड़ी थी, लेकिन खान साहब पाकिस्तान के हालात को बेहतर ना बना सके, बल्कि दिन रात वज़राए ख़जाना से लेकर पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी तक बदलते रहे। उन्हें शिकायत है कि मुझे एक कमज़ोर हुकूमत मिली जिसे कानून साजी के लिए मुश्किलात का सामना था।
اگر 2023 میں انہیں ویسی ہی اکثریت مل جائے جیسی 1997 میں نواز شریف کو ملی تھی تو کیا وہ کوئی بریک تھرو کر سکیں گے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ عمران خان آج بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ ڈائلاگ کی بجائے صرف آرمی چیف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی جنرل باجوہ کے ساتھ نہ چل سکا وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے تو عمران خان کو قوم کے ساتھ پورا سچ بولنا چاہیے۔ انہیں قوم کو بتانا چاہیے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی اصل لڑائی کیا تھی۔ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر باجوہ کے ساتھ ان کا کیا اختلاف تھا؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپریل 2021 میں پاکستان آنا چاہتے تھے تو عمران خان نے اس دورے کو ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہا اور باجوہ کیوں ناراض ہوئے؟ عمران خان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں آزادی صحافت پر پابندیاں کیوں لگیں اور صحافیوں پر حملے کیوں ہوئے تو وہ سارا الزام فوج پر ڈال دیتے ہیں۔ چلیں صحافیوں پر حملے باجوہ نے کرائے، جاوید ہاشمی کی ٹانگیں توڑنے کا حکم باجوہ نے دیا، رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی کو مقدمے میں باجوہ نے الجھایا، تو پھر اسی باجوہ کو عمران خان نے تا حیات ایکسٹینشن کی پیشکش کیوں کی؟ عمران خان مانے یا نہ مانے لیکن وہ 1973 کے وفاقی پارلیمانی آئین سے جان چھڑا کر ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے جنرل فیض کو استعمال کر رہے تھے، جنہوں نے ایک منصوبے کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں اپنے وفادار ججوں کی تقرریاں کرائیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں 1973 کے آئین کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اب اس آئین کی پامالی وہ کر رہے ہیں جو 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ منانے کی تیاریوں میں ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں فرق اس دن ختم ہو گیا تھا جب ان تینوں جماعتوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ کسی کام کی نہیں رہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل نہ تو عمران خان کی وقتی مقبولیت میں ہے اور نہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے فاشسٹ ہتھ کنڈوں کے استعمال میں ہے۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کے احترام میں ہے، لیکن افسوس کہ اس آئین کا احترام ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارا ذاتی مفاد خطرے میں پڑتا ہے۔ یہ آئین بار بار ٹوٹا، بار بار بحال ہوا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے، جس نے اس آئین کو دھوکہ دیا وہ ذلیل و خوار ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔